हेलो बच्चों, तो आज लेक्चर 9 में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जैसे हम लोग बोलते हैं तो हम लोग के दिमाग में एक कॉमन सा एक बात आता है कि वही टेम्परेचर जिस पर कोई फ्रीज कर जाता हो। वाह, जब यह डिफिनीशन सही होता तो पहले वाला भी तो डिफिनीशन वैसा होता। क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर बॉयल कर जाता है, हो गया। यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर फ्रीज कर जाता है, यानी जम जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको समझिए। तो कहता है फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, किसी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर उस सबस्टांस का सॉलिड और लिक्विड फेज, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म बोथ कैन कोएग्जिस्ट। दैट्स ऑल। दूसरा डिफिनीशन है, पहला क्या बोले? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज द टेम्परेचर एट व्हिच बोथ लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ दैट सबस्टांस कैन कोएग्जिस्ट, यानी बोथ एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। और vapor pressure of liquid is the temperature at which the vapor pressure of their liquid form is equal to the vapor pressure of its solid form या frozen form। तो ये डिफिनीशन है जिसको हम लिख देंगे। आप इसको समझिए। जैसे यहाँ देखिए सर, ये हमारा वाटर है, ये देखिए ये वाटर है, जहाँ हम हाथ दे जाएंगे वहाँ देखिए ये हमारा वाटर है, ये वाटर है। वाटर का ये हमने डब्बा में वाटर लिए, ये H2O का मॉलिक्यूल सब है। हाँ नहीं, ये H2O मॉलिक्यूल है, H2O का ये हम मॉलिक्यूल बनाए हैं, ये मॉलिक्यूल। तो देखिए वाटर में ये देखिए डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, देख रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जानते हैं आप। इसको आप ठंडा कर देते हैं, कूल कर देते हैं, तो ये आइस यानी सॉलिड में बदल गया नहीं। तो उस समय क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कमता है, फोर्स बढ़ता है। डिस्टेंस देखना, ये डिस्टेंस कम गया और फोर्स बढ़ गया, जानते हैं आप। फिर इसको हीट कर देंगे तो ये हो गया, नहीं हो गया? तो ठंडा करेंगे तो आइस, गर्म करेंगे तो पानी। ठंडा करेंगे तो आइस यानी सॉलिड, गर्म करेंगे तो क्या हो गया? वाटर। तो ये मेल्टिंग फ्रीजिंग आप जानते हैं। हमको क्या कहना है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सो देखिए, एक काम कीजिए सर, ये डिप्रेशन फ्रीज, चलिए हम क्या करते हैं। सो देखिए, ये लीजिए, अरे वाह, ये मेरा डब्बा है, लाए हैं खरीद के आज ही। अब देखिए, इसमें से आप एक चीज देखिए, यदि इसको कूल करेंगे, चलिए ठीक है, यहाँ से बताते हैं। अब इसमें से आप पानी ले लीजिए। अरे पानी को यहाँ ले आए हम, इसमें से बर्फ को भी ले आए, ये बर्फ का टुकड़ा को ले आए। अरे ये मेरा बर्फ का टुकड़ा है भाई साहब, ये बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। चलिए हम लोग 0 डिग्री सी पर इसको रख दिए, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आप जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जी हाँ, तो 0 डिग्री पर क्या होता है? सो देखिए सर, 0 डिग्री पर होता है, क्या होता है? सो देखिए, ये बर्फ जो है ना, ये बर्फ ना पिघलेगा ना पानी जमेगा, न बर्फ पिघलेगा न पानी जमेगा, ठीक है। यानी हम इस पूरे सिस्टम, मान ली इसको हम एक सिस्टम बना ले और इस सिस्टम को 0 डिग्री पर रख दे, तो ये दोनों फॉर्म, हाँ, ये दोनों फॉर्म इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। ये दोनों का कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। काहे? क्योंकि जितनी स्पीड से ये मेल्टिंग होगा, ये मेल्ट करेगा, ये फ्रीज करेगा, उतने स्पीड से ये मेल्ट करेगा। यानी बोथ एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। और उस समय इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है और दोनों के कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 0 डिग्री हमारा क्या है? वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर पानी अपने लिक्विड फॉर्म और वाटर अपने लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, यानी कोएग्जिस्ट करता है। मतलब दोनों के कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों जस का तस रहता है।
ठीक है। यदि आप 0 डिग्री से बढ़ा देंगे टेम्परेचर तो क्या होगा, 0 डिग्री से बढ़ा देंगे तो क्या होगा, याला 0 डिग्री क्या होगा, पिघलने लगेगा, कैची पिघलने लगेगा, बर्फ पिघलने लगेगा। और 0 डिग्री से घटा देंगे, नहीं ये बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे, ये घटा देंगे, नहीं ये -1 कर देंगे, ये +1 कर देंगे, वाह वाह। तो यदि आप -1 कर देंगे तो क्या होगा, पानी जमने लगेगा, और +1 कर देंगे तो बर्फ पिघलने लगे। लेकिन 0 डिग्री पर क्या होगा, दोनों जस के तक कुर्सी लगा के बैठे लगेगा, वाह हम दोनों भाई हैं। इस समय दोनों के बीच में कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा और दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, यानी वाटर और आइस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। और इस समय ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, और ये क्या होगा, कोएग्जिस्ट करेगा मतलब दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, जो यदि आप टेम्परेचर, फिर से सुन लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोएग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या गड़बड़ाने लगेगा, बर्फ पिघलने लगेगा। टेम्परेचर घटा दीजिएगा तो क्या होने लगेगा, पानी जमने लगेगा। लेकिन दोनों को जस के तस रहने के लिए कोई चेंजेस नहीं होगा, दोनों को 0 डिग्री पर रख देंगे तो दोनों को जितना रख देंगे उतना ही बैठा हुआ रहेगा, प्यार से एक दूसरे को देखता रहेगा, एक और से देखता रहेगा, उधर उसको देखेगा, उसको देखेगा, कहेगा तुम बदलोगे, ये पानी है, ये बर्फ है, बर्फ कह रहा है तुम बदलोगे, कहा हाँ मैं तो बदलूंगी, तो ये बदल गया। तो जितना स्पीड से ये बदलेगा उतना स्पीड से भी वो बदलेगा, यानी इसके कंसंट्रेशन में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, इसके कंसंट्रेशन में, यानी बोथ कैन कोएग्जिस्ट, बोथ रिमेन इन इक्विलिब्रियम फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, और उसी समय इसका वेपर प्रेशर, जब दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो जितना इसका वेपर, इसका मतलब बर्फ का वेपर प्रेशर होगा उतना ही पानी का वेपर प्रेशर होगा। दैट्स वाई हम फ्रीजिंग पॉइंट हमारा का 2 डिफिनेशन हो गया, द टेम्परेचर एट व्हिच बोथ लिक्विड, ये मेरा लिक्विड था, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ दैट सब्सटेंस कैन कोएग्जिस्ट। और दूसरा डिफिनेशन क्या होगा, द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ solid form and vapor pressure of solid form and vapor pressure of liquid form are same। ठीक है, तो चलिए ये बात आप समझ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, सो देखिए, ये आप बात समझ गए। अब हम करने क्या जा रहे हैं कि यदि इसमें कल्पना कीजिए कि यदि हम इसमें किसमें पानी में थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, लाल वाला कहाँ गया, हाँ, यदि नन इसमें मिला देते हैं, इसमें हम क्या है, इसमें यदि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, तो ये जब देखे ना ये आएगा, ये दोनों के बीच में आ जाएगा, ये सब के बीच में आ जाएगा, नहीं तो देख रहे हो ये पानी से जी आइस बनने गया, नहीं तो आइस बनने समय क्या हो गया, ये बीच में क्या होगा, तेरे मेरे बीच में जो आएगा जगह वो पा जाएगा, है ना, ये क्या होगा उसके बीच में जगह पा गया और ये क्या कर दिया, अरे वाह, ये जब दोनों के बीच में ये इतना डिस्टेंस होगा तब ना, देख रहे हैं यार, देख रहे हैं इतना डिस्टेंस के बाद आइस होगा, ये डिस्टेंस बीच में क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो जिसके कारण इसको और आपको नीचे ले जाना होगा टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर पर ये बदल रहा था आइस उससे और कम टेम्परेचर पर उसको क्या करना होगा, नीचे करना होगा, तब ये आइस बनेगा और तब फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। हाँ, तो जितना ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिलाइएगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट, देख रहे हैं नॉर्मल केस में यदि 0 डिग्री पर इक्विलिब्रियम स्टेट में हो रहा था, यदि आप माइनस क्या कर दीजिए, यदि और इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दीजिएगा तो ये बीच में आने के कारण ये -1 के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, और इसमें चीनी मिला दीजिएगा तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आइस में चेंज होगा और इसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। ठीक है, तो क्या देखते हैं, यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यदि इसमें ऐड कराइएगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। देख रहे हैं नॉर्मल के केस में देखिए 0 डिग्री पर इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जा रहा था, फ्रीज कर जा रहा था, इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन हो जा रहा था। जो आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए देख रहे थे -1 डिग्री पर इक्विलिब्रियम स्टेट में हो रहा था। कल्पना फोटो नहीं बनाए, हम कल्पना करा रहे हैं कि इसमें और थोड़ा मिला देते तो -2 नहीं जमता, पहले जमेगा तब ना इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, तब ना उसका वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड का इक्वल होगा, पहले बर्फ में वो जमेगा तब तो क्या देख रहे हैं, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहा है, इसमें तो कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं था, तो नॉर्मल था, 0 डिग्री था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो क्या हो गया, थोड़ा सॉल्ट फ्रीजिंग पॉइंट घट करके 0 से क्या है -1 हो गया, और थोड़ा मिला दिए तो -2, और मिला दिए तो -3, और मिला दिए तो -4, यानी हम बाहर हो जाएंगे, समझ गए। तो चलिए इसको नोट कीजिए, हम लिखाते हैं।
तो हाँ मेरे होनहारों, जो हम बोले हैं वही लिखे हैं। ए टेम्परेचर विच द बोथ लिक्विड फॉर्म एंड इट्स सॉलिड फॉर्म कैन को एग्जिस्ट, जो इस टेम्परेचर जिस पर उसका सॉलिड लिक्विड फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। या दूसरा डिफिनेशन क्या है, टेम्परेचर विच वेपर प्रेशर ऑफ देयर लिक्विड फॉर्म इज इक्वल टू सॉलिड फॉर्म, वो लिखें। ठीक है, तो अब हम ये बताए हैं कि यदि किसी सॉलिड का लिक्विड में यदि नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाते हैं तो उसका डिप्रेस उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने चलिए इधर देखिए। देखिए हुजूर, इस ग्राफ पर, इस लाइन पर हम लोग वेपर प्रेशर लिए, इस पर टेम्परेचर दिए। ठीक है, ऊपर जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इधर बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर आएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, नहीं नीचे आएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। सिंपल जानते हैं। चलिए इस जगह हम हाथ रख रहे हैं, देखिए या वाह, यहाँ कोई एक प्योर लिक्विड ले रहे हैं, देख रहे हैं, इसका टेम्परेचर इतना है, वाह कितना टेम्परेचर है, उस समय वेपर प्रेशर इतना है, देख रहे हैं ये पॉइंट पर। अब हम इस जगह इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर इतना है, क्लियर है। अब यहाँ हम इसका टेम्परेचर घटा रहे हैं, टेम्परेचर घटाएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा, नीचे आएगा। हम लोग इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर नहीं जा रहे हैं, इधर आओ, उधर कहाँ जाए, उधर दीवार में लिख दे क्या है, इधर देखिए क्या करें, थोड़ा थोड़ा गर्मी लग रहा है तो थोड़ा सा आ जा रहा है, बुरा न माना। हाँ यहाँ देखिए हम क्या करें, यहाँ से देखिए टेम्परेचर घटाए तो देखिए देखिए हमारा वेपर प्रेशर घट रहा है, 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 घट रहा है। अरे वाह, यहाँ पर आ गए। इस जगह पर एक पॉइंट है जिस जगह पर ये जो हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का मतलब है सॉल्वेंट। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर हम घटाते हुए दिखा रहे हैं आपको, इधर ऐसे करके दिखा, ऐसे नीचे जा रहे हैं। ये एक पॉइंट है जिस पर अचानक ये जो है लिक्विड फॉर्म इस टेम्परेचर पर आकर के ये क्या करेगा, फ्रीज कर जाएगा, यानी सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा तो देखो इसका वेपर प्रेशर थोड़ा ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे शार्प हो जाएगा, थोड़ा तेजी से घटेगा। तो ये मेरा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन लिक्विड यानी सॉलिड लिक्विड हो गया, ये मेरा हो गया वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन लिक्विड, फ्रोजन मतलब सॉलिड लिक्विड। चलिए ये देखिए यहाँ ये, तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मेरा क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। काहे, इस टेम्परेचर पर हमारा ये हो गया मेरा, देखिए कितना, ये हो गया T0 F, ये हो गया हमारा किसका, लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि इस टेम्परेचर पर, ये एक टेम्परेचर है जिस पर ये लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर, और यहाँ से देखिए ये सॉलिड फॉर्म, यहाँ से बढ़ाइएगा तो सॉलिड फॉर्म का देखना, ये सॉलिड फॉर्म का वेपर है, सॉलिड फॉर्म का, लेकिन यहाँ के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा और सॉलिड भी एग्जिस्ट करेगा, यानी इस जगह दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा। तो जिस टेम्परेचर पर वो बराबर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक यही सॉल्वेंट लिए, इसमें थोड़ा सा चीनी मिला दिए। अरे वाह, जो मिलाइएगा तो सीधा था आपका इस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर यहाँ तक रहा है ये टेम्परेचर था ना, उसी टेम्परेचर पर मेरा वेपर प्रेशर पर ला सीधे यहाँ आ जाएगा, ला ये घट गया, देख रहा है, ये वेपर प्रेशर घट गया, घट जाएगा। चलिए अब इसका भी हम लोग टेम्परेचर घटाएंगे, घट रहे हैं ठीक से, घटाएंगे, घटाते देखिए यहाँ देखिए, देख रहे हैं, यहाँ पर जाकर के ये मिल गया, देख रहे हैं, यहाँ के आके मिल गया। तो ये जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर, ये टी क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, वाटर वाला का ज़्यादा है,
सॉल्यूशन, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन, कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल सॉल्यूट। नहीं लिखना चाहिए, लिख दिए आप लोग मुंह बना लेते हैं कि सर वो लिख दीजिए, वो लिख दिए। हाँ, और यहाँ से देखिए ये जो हमारा पॉइंट है, ये देख रहे हैं, साफ छोड़ दिया मेरा, देखिए ये इधर रेड से हम बनाते हैं, ये मेरा क्या है, नहीं साथ दे रहा है, ये मेरा क्या है, ये इस जगह देखिए ये फ्रोजन, ये मेरा क्या है, वेपर, इस जगह ये है वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन, फ्रोजन सॉलिड। यहाँ से इसको हम दिखा सकते हैं, तो यानी ये एक पॉइंट है जिस पर हमारा लिक्विड फॉर्म का ये लिक्विड सॉल्यूशन का लिक्विड फॉर्म, और यहाँ के बाद ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। मतलब ये पॉइंट पर इस सॉल्यूशन का लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म बोथ कोएग्जिस्ट करेगा, बोथ कोएग्जिस्ट करेगा, और इस जगह इसका सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर और इसके लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर बराबर होगा। वो टेम्परेचर हमारे सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग, सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट करेगा। तो ये देखिए फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। मान लेते कि यदि हम और लेते, कल्पना कीजिए कि और उसमें चीनी मिला देते तो हमारा यहाँ हो जाता और घट जाता। अब फिर ये कैसा आता, ऐसे आता, ऐसे 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 से आता, फिर यहाँ देखो, यहाँ टच करता, देखो यहाँ टच करता, तो फिर मेरा सॉल्यूशन का देखो यहाँ हो जाता है। फिर और मिलाते तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ देख रहे, ऐसे होता चला जाता है। तो क्या देखते हैं, जितना आप चीनी मिलाते जाते हैं, देखो ये टी स्टार्ट हो जाता है, नहीं, जितना आप चीनी फिर ऐसे करते ना, तो फिर ये ऐसे आता है, टी ऐसे हो जाता है। अब ज़्यादा नहीं रहने देते इतना। तो क्या देखते हैं कि जितना ही आप चीनी मिलाते जाइएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाइए जाएगा, उतना ही ये ग्राफ देख रहे हैं, ये हमारा जो लाइन है और इधर चला जाएगा, इधर आ जा रहा है, मतलब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और घट रहा है। तो दैट्स वाई एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी डेल्टा टी एफ इजकल टू क्या हो गया, कौन ज्यादा था, टी नॉट एफ माइनस टी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ डेल्टा टी एफ। चलिए ठीक है, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये तो आप जानते हैं। और आप जानते हैं कि कितना ये जो चेंज आया, इसको मिटा दे रहे हैं। आप कंफ्यूजन आप क्रिएट कर लीजिएगा, कहीं छात्र फिर आप गड़बड़ाने दीजिएगा। तो आप समझ गए ना, यहाँ से आएंगे तो फिर इसे आ जाएगा, फिर ऐसे आएंगे तो फिर ऐसे चला जाएगा। तो दो ही रहने देते हैं, एक ये प्योर का, ये सॉल्यूशन का। ठीक है, दो ही रहने देते हैं, फिर तीसरा भी होगा तो यहाँ आ जाएगा, चौथा भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये जो डिफरेंस है, यही ना मेरा डेल्टा टी भी है, डेल्टा टी एफ है। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिफरेंस कितना आप चीनी मिला रहे हैं, नहीं देख रहे, और मिला दे रहे हैं तो ग्राफ मेरा देख रहे थे, ये प्योर वाला सर देख रहे, ग्राफ इधर भाग जा रहा था। मतलब ये अभी इतना है, कभी इतना हो जाएगा, कभी इतना हो जाएगा। मेरा हाथ देखिए, अभी इतना है, और चीनी मिला दीजिएगा तो इतना हो गया था, अभी मिटा दिए है ना वो ग्राफ, और मिला दीजिएगा तो इतना हो जाएगा। तो दिस इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम मोल फ्रैक्शन में बताते हैं। मोल फ्रैक्शन के टर्म से हम लोग जब कैलकुलेट किए थे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग मोलालिटी ले आए थे, तो अभी हम वो मोल फ्रैक्शन वाला नहीं डालते हैं, डायरेक्टली क्या करेंगे, द डिप्रेशन इन एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो दैट्स वाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और उसको हम अभी बोल रहे थे, तोड़ते हैं अंत में क्या आएगा, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो हम वहाँ भी निकाले थे, किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में निकाले थे। तो मोल फ्रैक्शन को इंटरप्रेट करते करते जो मोलालिटी निकालते थे, आज उतना मेहनत नहीं करते, डायरेक्ट मोलालिटी देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए कॉपी कीजिए, दिन आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेरे होनहारों, जैसा हम बोले थे कि दिस
डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम फिर हम कंसंट्रेशन के टर्म में निकालते तो कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलालिटी, यानी मोलालिटी लिख दिए और प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। देखिए ये KF, इस KF को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सेम एज जैसे आप एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ते थे उसको बोलते थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। हाँ, वहाँ मोलेकुलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते थे। कब बोलते थे पता है, तो वहाँ जैसा वहाँ था यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, बस बिल्कुल सिमिलर है, बस नाम का अंतर है। दिमाग लगाइएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ KF का वैल्यू आएगा, जैसे उसमें KB में आता था तो आप बना देते थे ना, यहाँ भी बना दीजिएगा। हमको क्यों दोबारा लिखवाइएगा, देख रहे हैं कितना गर्मी में हम लिख रहे हैं, सो तो बात समझ रहे हैं तो काम से काम रखिए और गाना गाइए। हाँ, तो देखिए एम इजकल टू क्या होगा, मोलारिटी 1 हो गया, तो फिर ये डेल्टा TF इजकल टू KF के बराबर हो जाएगा। KF का डिफिनेशन वैसे ही, KF क्या है, दैट इज इक्वल टू डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फॉर 1 मोलर कंसंट्रेशन। ये कब होगा, KF डेल्टा TF के बराबर कब होगा, जब m इजकल टू 1, m इजकल टू n मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन। व्हाट इज 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सेम टू सेम किसके जैसा, बिल्कुल किसके जैसा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला, इसलिए समय नहीं लगाना है। तो क्या देखें यहाँ हम लिख दिए, यूनिट बिल्कुल उसके ही जैसा है। तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलिकुलर मास सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे, ये भी बिल्कुल उसके जैसा निकालेंगे। कैसे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। चलिए हुजूर, इसको आप KF इंटू WA MA इंटू 1000, ये मेरा W भी हो गया, ये मेरा हो गया डेल्टा TF। चलिए ये भी एक फार्मूला हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, तो हमारा MA मोलिकुलर मास KF इंटू WA, यहाँ देखो चूँकि ये बराबर मेरा क्या होता है, लिखे थे T0F ना माइनस T, किसका, ये हो गया किसका, ये सॉल्यूशन का हो गया, कम गया, ये सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, तो यही हम लिख दें यहाँ T0F माइनस TF इंटू 1000/W। ये मेरा हो गया वेयर लिख दे, मुंह बनाइएगा, सिर्फ उसके जैसा नहीं है, मुंह ऐसे कीजिएगा, गर्मी लग रहा है ऐसे नहीं लग रहा है। चलिए कोई दया में आप लोग को नहीं, ठीक। चलिए W इजकल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, पंखा चला देंगे तो मुंह बना देंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सर पंखा चला के पढ़ा रहे हैं, हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा क्यों। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये हो गया, ये सब जानते ही हैं, तो दैट्स ऑल। लिखिए, चलिए कॉपी कीजिए। तो देखो बच्चों, जस्ट हम जैसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पढ़ते थे, यदि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी KF का वैल्यू, मोलर एलिवेशन, बार बार एलिवेशन बोला जाता है, कोई बात नहीं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दोनों एक जैसा है तो एलिवेशन। चलिए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF यदि दिया हुआ है, ये सॉल्वेंट का वैल्यू होता है, क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। ये कभी कभी इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत पड़ जाता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के थ्रू यदि वो वैल्यू दिया रहे तो जस्ट ऐसे ही, फिर यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हुआ करता था, है ना। यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, एक मोल सब्सटेंस को फ्रीज कराने में, फ्यूज कराने में, है ना, जितना फ्रीज कराने में लगेगा उतना ही लगेगा टेम्परेचर, तो इसका वैल्यू है 1 ग्राम के लिए। जैसे यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जगह बिल्कुल वैसा ही है, R गैस कांस्टेंट यहाँ B होता था, यहाँ F है, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का होता है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ आप जानते हो इसके बदले सेम टू सेम इसके जैसा हम रख दिए यहाँ, तो ये हमारा
डेल्टा वहाँ बी होता था, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल होता था, यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 1 मोल का है। यहाँ एल भी होता था, वहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 1 ग्राम सॉल्वेंट का होता है। यहाँ एफ है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का है, और सब ऐसा ही है। इस पर न्यूमेरिकल बनवाते हैं तो देखिएगा ये हो गया। चलिए एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं। कहाँ एप्लीकेशन देखिएगा, इन मेकिंग ऑफ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। आप ऑटोमोबाइल यानी आप कार चलाते हैं या कार होगा ही, आपके पापा चलाते हैं, पापा से ज़्यादा मम्मी चलाती होंगी, तो मम्मी को देखते होंगे कि मम्मी तो खाली चलाती हैं, देखने का काम तो पापा करते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो देखिएगा कि रेडिएटर होता है, उसमें पानी डाला जाता है। तो पानी डाला जाता है, तो यदि आप कहीं लोअर टेम्परेचर या ठंडी इलाकों में जाते हैं तो रेडिएटर में वो पानी क्या करेगा, 0 डिग्री पर फ्रीज कर जाएगा तो रेडिएटर जाम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वहाँ गाड़ी रुक जाएगा। तो उसमें एंटी फ्रीज मिला दिया जाता है। क्या इथाइलिन ग्लाइकोल या कोई और भी ऐसा नॉन वोलेटाइल या इस ढंग का सब्सटेंस उसको मिला दीजिएगा, तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री से वो नीचे आ जाएगा। इसलिए ऐसा कोई आपका बहुत हिली एरिया है या फिर बहुत जहाँ अमेरिका या फिर बड़े बड़े देशों में जहाँ टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, वहाँ आप गाड़ी चलाते हैं तो उस वाटर में वो एंटी फ्रीज मिला दिया जाता है, ताकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से काफ़ी नीचे, यानी लगभग वो -48 डिग्री तक भी वो रेडिएटर में वाटर फ्रीज नहीं करता है, गाड़ी स्मूथली चलता रहता है। चलिए दूसरा, ये क्लियरिंग ऑफ आइस फ्रॉम द रोड इन हिल। क्लियरिंग ऑफ आइस फ्रॉम द रोड इन हिल। पहाड़ी इलाका में जहाँ बर्फ़ बहुत गिरता है, वहाँ क्या करता है कि वहाँ बर्फ़ जम जाता है, तो गाड़ी से क्या करता है कि नमक या कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव कर देता है। ऐसे ही लोग छिड़क दिया रोड पर, तो वो नमक और या कैल्शियम क्लोराइड को छिड़क देने से क्या होता है कि नमक या क्या करेगा, नमक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कैल्शियम क्लोराइड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वो जो वहाँ बर्फ़ या पानी जो वहाँ जमना चाहेगा -0 डिग्री सी पर, तो आइस ये NaCl कहेगा अरे भाई 0 डिग्री पर हम कहाँ जाएंगे, मैं हूँ ना, है ना। तो मैं हूँ यानी क्या करता है, NaCl 0 डिग्री से उसको क्या कर देगा, लगभग -21 डिग्री तक घटा देता है। इसलिए बर्फ़ वहाँ जम नहीं पाता है, इसलिए रोड ब्लॉक नहीं होता है। हाँ, या फिर कैल्शियम क्लोराइड मिला दीजिएगा तो -55 डिग्री तक उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का घटा देता है। तो वो 0 डिग्री से कहाँ लेगा, वो किसका कमाल है, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देने के कारण। तो इसके कारण से बर्फ़ रोड पर नहीं जमता है, या जमा भी हुआ भी रहता है तो उसको छिड़काव कर दीजिए, वो मिला देने पर वो क्या करेगा, वो बर्फ़ को मिल्ट कर देगा। चूँकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम जाता है तो बर्फ़ पिघलने लगेगा, है ना। तो जिसके कारण रोड क्लियर हो जाता है। तो बर्फ़ को पिघलाने में भी करता है, या फिर उससे पहले भी छिड़काव करके रखता है ताकि बर्फ़ वहाँ नहीं जमे। तो दिस इज द एप्लीकेशन। चलिए इस पर न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। थैंक यू। हाँ देखो मेरा होनहारो, 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं। यहाँ देखिए 1.355 ग्राम, देखिएगा समझना है। 1.355 ग्राम ऑफ सबस्टांस डिजॉल्व इन 55 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। देखिए ये मेरा सॉल्यूट है, ये मेरा सॉल्वेंट है। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ΔTF दिया हुआ है। तो मोलिकुलर मास कहता है सॉल्यूट का निकालने के लिए, जबकि KF का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा क्या है, WA है। ये सबस्टांस है यानी मोलिकुलर मास। यहाँ नीचे भी कह रहा है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सबस्टांस, तो MA निकालना है। ये हो गया 55 ग्राम सॉल्वेंट का वेट है, डिजॉल्व इन है, तो ये हमारा सॉल्वेंट है। क्या ΔTF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, तो हमको सॉल्यूट का मोलिकुलर मास होता है। तो ये फार्मूला लिख दिए, तो ये मोलिकुलर मास निकालना है। तो ये ΔTF इधर लिख दिए, तो यहाँ KF का वैल्यू देखिए कितना है, 3.85, WA कितना है 1.355, ΔTF कितना है 0.618 इंटू 1000, और WB कितना है 55 ग्राम। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक ना। चलिए अच्छा बात है। यहाँ नीचे क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है,
एक सॉल्यूशन है जिसका वेट है 100 ग्राम, ये सॉल्यूशन का वेट कंटेन 5 ग्राम ऑफ यूरिया, इसमें 5 ग्राम यूरिया है, अच्छा, और 10 ग्राम, और फिर इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है। अरे वाह। तो व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है, यानी टी कह रहा है कि हमको बताइए। तो केएफ का वैल्यू आपका दिया है 1.86। तो देखिए यहाँ दो आपका, यहाँ सॉल्वेंट का वेट पता नहीं, यहाँ देखिए दो सॉल्यूट है, सॉल्यूशन का वेट पता है। तो यहाँ देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 100 है, यहाँ लिखा हुआ है। सॉल्यूट, एगो सॉल्यूट है 10 ग्राम, कैची है 10 ग्राम ग्लूकोज, और दूसरा 5 ग्राम यूरिया है, ये दोनों 15 ग्राम हो गया। 100 में से ये 15 को घटा दीजिएगा तो ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब इक्वस होगा, इक्वस सॉल्यूशन है। चूँकि केएफ का वैल्यू देखिए इतना ग्राम वाटर का दिया हुआ है, तो ये हमारा ये सॉल्वेंट क्या निकल गया 85, सॉल्वेंट का वेट निकल गया। तो हमको फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछता है, तो हम फार्मूला लिखे डेल्टा टी एफ इजकल टू, ये वाला फार्मूला लिखे। इसमें आप जानते हो कि टी नॉट माइनस टी इजकल टू के एफ इंटू एन ए। चूँकि यहाँ हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, गिवन वेट जो है दोनों का से मोल निकाल लेंगे, तब ऐसे दे यहाँ डब्ल्यू वी इंटू 1000। तो यहाँ देखिए हमारा दो सॉल्यूट है, यूरिया सॉल्यूट है, हाँ यूरिया यहाँ हमारा एन ए दो सॉल्यूट, एक सॉल्यूट नहीं है, एक यूरिया है एक ग्लूकोज है, दो सॉल्यूट है। तो यहाँ यूरिया का गिवन वेट बाई मोलिकुलर में मोल निकल गया, ग्लूकोज का इसे गिवन वेट मोलिकुलर वेट मास इसका 180 होता है। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये मेरा एन हो गया, इसको और इसको जोड़ दीजिएगा तो यह आया कितना 0.138। ये मेरा हो गया क्या चीज़, सॉल्यूट का वेट एन ए। किसी क्वेश्चन में जनरली एक ही रहता है, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट, यानी डब्ल्यू ए बाई एम ए कर देते थे। यहाँ मेरा दो सॉल्यूट है, इसलिए अलग से उसका नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल लेकर के तब उधर जा रहे हैं। एक ही रहता था तो यहाँ हम सीधे डब्ल्यू ए बाई एम ए कर देते, गिवन वेट मान लीजिए ये हमारा केवल यूरिया रहता था, डब्ल्यू ए 5 दे देते, मोलिकुलर मास 60 दे देते, मोल निकल जाता। लेकिन चूँकि दो सॉल्यूट है इसलिए हमको नंबर ऑफ मोल्स पहले से निकाल करके तब लेकर के उसमें ऐसे रखना है। चलिए ये आप जानते हैं कितना होता है 273 केल्विन वाटर का, ये आपको निकालना है। केएफ का वैल्यू कितना है 1.86, एन ए आपके यहाँ से निकाले 0.138, डब्ल्यू वी वाटर का 85 है, और ये 1000। इससे आप इसका कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। चलिए लिखिए, देखिए एक क्वेश्चन हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए कह रहा है, जबकि सॉल्वेंट का, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट which has freezing point इतने एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 180.7 जूल पर ग्राम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रहता है। तो ये फार्मूला लगाते हैं, याद कीजिए आर टी नॉट का स्क्वायर, ये टी नॉट एफ का स्क्वायर, और ये फार्मूला होता है आप जानते हैं वेयर आर इजकल टू हमको 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वैल्यू वाला डालना होगा, लिखाते रहे। टी नॉट एफ आपका 0 डिग्री सी यानी 273 केल्विन, इसमें आप इसको जोड़ दीजिएगा तो यही 289.6 ये केल्विन में आ जाएगा, ये आ गया। एल एफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपका 18075 ये हो गया जूल पर ग्राम में। इसको यहाँ रख दीजिए कि फिजिकल टू आर 8.314 इंटू 2.6 का स्क्वायर 1000 इंटू 18075 कैलकुलेट के 3.86 ऐसे करके कुछ आएगा। तो ये हो गया केल्विन पर ग्राम पर मोल, ये आपका
निकल गया इसका। तो ये वैल्यू गिवन रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ लेटेंट हीट ऑफ यहाँ पर मोल रहता तो डेल्टा HF फ्यूज़न वाला पर, तो यहाँ मोलिकुलर मास उसका सॉल्वेंट का हमको डालते, तो ये फार्मूला है। तो देखिए, तो इसका न्यूमेरिकल बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का बिल्कुल अंतर नहीं है, केवल याद रखिए कि डेल्टा TB और डेल्टा TF, TB में क्या होता है, इसमें T माइनस ये होता है, इसमें जो होता है ये B कर दीजिए, यहाँ जो होता है यहाँ FT होता है, वहाँ सॉल्यूशन का एलिवेट कर जाता है, यहाँ एलिवेट कर जाता है बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ सॉल्यूशन का डिप्रेस कर जाए। इतना ही है, रेस्ट तो आप सेम टू सेम वैसे ही है, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेस सबका एक जैसा न्यूमेरिकल बनेगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं रहने देते हैं और क्वेश्चन बनाइएगा, और हम लोग अलग से क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस का हम लोग एक लेक्चर रखेंगे। तो आज इतना ही, चलिए, थैंक यू।